Assalamu alaikum to all students. Today's chapter is monetary policy. और monetary policy के अंदर जो एरियाज ऑफ डिस्कशन होते हैं उसको थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक तो हम बैंक्स की बात करेंगे इसमें, जिसमें सेंट्रल और कमर्शियल बैंक की बात होगी। फिर इनकी फंक्शंस और जो है इसके अंदर जितनी भी उनकी वर्किंग है। सेंट्रल बैंक इज़ द गवर्निंग बॉडी और कमर्शियल बैंक्स उसके अंडर में काम करने वाली बॉडीज़ होती हैं बेसिकली। और कमर्शियल बैंक के अलग काम है। इसमें क्रेडिट क्रिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, जो कि पेपर में एमसीक्यू आ सकता है क्रेडिट क्रिएशन का। अच्छा, फिर इसके बाद हम बात करेंगे, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली सेंट्रल बैंक का काम होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को देखना, उसको कवर करना, और जो है मुल्क की मतलब 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, कि मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना, मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन में कंट्रोल करना, मुल्क के अंदर जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखना। 3 काम ये हो गए। और एक आपके पास होता है अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया, और बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो एडजस्टमेंट्स हो गई, और प्राइस स्टेबिलिटी को देख रहा मुल्क के अंदर कि ऐसा ना हो कि कोई चीज़ ज़्यादा या कम हो जाए। उसको प्राइस की स्टेबिलिटी भी जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट हो जाती है। फुल एम्प्लॉयमेंट भी देखनी होती है इन्फ्लेशन कंट्रोल के साथ साथ। अच्छा, फिर जब सब चैप्टर एंड होगा उसके अंदर जो है वो स्टेट बैंक के बारे में बात की जाएगी, जो कि ऑलमोस्ट जो है वो सेंट्रल बैंक ही होता है। सही, बहुत सारे फंक्शंस पाकिस्तान में स्टेट बैंक कहा जाता है इसको। तो फर्स्ट अब देखें, आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन फर्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं इसके अंदर। देखिए इसमें रिटन है आपके पास, वाइल परसुइंग कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी द गवर्नमेंट वुड। जब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ जाती है, अब यहाँ पे देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी 2 तरह की होती है। और बेसिकली अगर मॉनेटरी पॉलिसी की बात की जाए तो आपके ध्यान में 2 बातें आनी चाहिए हमेशा। एक को हम कहेंगे मनी सप्लाई एज कंपेयर विद दी इंटरेस्ट रेट। 2 चीज़ें आती हैं, मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट। और मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट का इन्वर्स रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से अगर आपको मनी सप्लाई बढ़ानी है, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको लोगों के पास मनी सप्लाई इकनॉमी में बढ़ानी है, तो आप इंटरेस्ट रेट को कम करें ताकि लोगों की बोरिंग पावर बढ़े, बिजनेसमैन की बोरिंग पावर बढ़े और वो ज़्यादा बोरो कर सके। और अगर अब तक लगता है कि इकनॉमी में ऑलरेडी काफ़ी मनी सप्लाई हो चुकी है, तो यू विल श्रिंक द इंटरेस्ट रेट और उसको और बढ़ा दें, उसको और टाइट कर दें ताकि लोग ज़्यादा बोरो ना कर सकें। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रखा जाएगा, इंटरेस्ट रेट इज़ ग्रेटर दैन मनी सप्लाई, उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब इससे क्या होगा, द गवर्नमेंट वुड, अब गवर्नमेंट क्या करे, जब कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी करनी है तो गवर्नमेंट क्या करे, इसके लिए लिखा हुआ है रेज द इंटरेस्ट रेट एंड सेल द सिक्योरिटीज़। यही आंसर है इसका, रेज द इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे और अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल कर दे। बेसिकली सिक्योरिटी सेल करने से क्या होगा पता है, कागज़ का पेज सिक्योरिटीज़ जो गवर्नमेंट की हैं वो किसके पास चली जाएंगी, लोगों के पास, कमर्शियल बैंक्स के पास या फिर आवाम के पास, और पैसा जो है वो वापस किसके पास आ जाएगा, सेंट्रल बैंक के पास। मतलब सेल करेंगे तो आपके पास सर्टिफिकेट, पैसा और गवर्नमेंट के पास या फिर सेंट्रल बैंक के पास जमा हो जाएगा। तो आंसर यही था इसका। और बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। लोअर इंटरेस्ट रेट पॉसिबल नहीं है, मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की अगर बात होगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया ही जाएगा, तो भी ऑप्शन तो वैसे ही ऑड वन आउट हो गया। फिर रेज द इंटरेस्ट रेट और बाइंग द सिक्योरिटीज़ में क्या होगा, अगर सिक्योरिटीज़ बाय कर देंगे तो पैसा किसके पास चले जाएगा, वापस से लोगों के पास, और ऐसा तो स्टेप लेना नहीं है आपको। तो सो द आंसर इज़ ए। और सेकेंड के अंदर आप देखते हैं, अ सेंट्रल बैंक अडॉप्ट एन एक्सपेंशनरी पॉलिसी। अब ये देखें, सेंट्रल बैंक एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है, फ़र्ज़ करें तो एक्सपेंशनरी का मतलब है इंटरेस्ट रेट क्या रखना पड़ेगा। आप सोचें, जब मैंने यहाँ बताया अब इस साल के लिए इंटरेस्ट रेट कम रखना पड़ेगा, इसमें इंटरेस्ट रेट हम रखेंगे कम और मनी सप्लाई बढ़ाने की इंटेंशन होगी। तो सेंट्रल बैंक अडॉप्ट एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, देन इट सेज द सिक्योरिटी टू बाय, ये तो कॉन्ट्रैक्शन में होता है, लिखा हुआ है बाय द सिक्योरिटी फॉर सेलर्स, ये इसका आंसर हो सकता है। इंक्रीज इन
मिनिमम लेंडिंग रेट, नहीं, इंक्रीज इन मिनिमम लेंडिंग रेट तो फिर और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा आपका। ही वॉन्ट्स टू इंक्रीज द डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक अपने डिपॉजिट को भरना चाह रहा है। अब भरने के लिए क्या करेगा, उसको सेल द सिक्योरिटी करनी पड़ेगी ताकि आवाम का पैसा उठ के सेंट्रल बैंक के पास आ जाए थ्रू सर्च सिक्योरिटीज़। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो उसका जो बेस्ट ऑप्शन था वो बी था। अच्छा जी, फिर एक मैंने आपको बताई थी क्रेडिट क्रिएशन, एग्जामिनर का फेवरेट एमसीक्यू इस चैप्टर से आ सकता है। और इसके अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप कैश रिजर्व रेशियो ऑफ 1/2%, मतलब इतना, इसका फॉर्मूला याद है आप लोगों को। क्रेडिट क्रिएशन जो है बेसिकली कमर्शियल बैंक करता है सेंट्रल बैंक के ऑर्डर पे। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब है अगर आवाम के पास और इकनॉमी में पैसा नहीं है तो पैसा बढ़ाया जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ाई जाएगी। और इसके लिए करना क्या होगा कि आप अपने रिज़र्व, यानी कि जो पैसा कमर्शियल बैंक्स के पास आएगा उसको सेंट्रल बैंक एक ऑर्डर देगा कि यू हैव टू रिज़र्व सो मच अमाउंट, बाकी आप रिलीज़ कर दें, आगे क्रेडिट क्रिएट करें। जैसे कि 1/2 दिया हुआ है, तो 1/2 को इसका मेन फार्मूला क्या है, आई मतलब इनिशियल डिपॉजिट अपॉन CRR मतलब कैश रिजर्व रेशो। इससे आपके पास क्रेडिट मल्टीप्लायर आता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर आता है आपके पास। अब क्रेडिट मल्टीप्लायर देखें इस क्वेश्चन का क्या निकलेगा, हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। क्रेडिट मल्टीप्लायर है आपका 1/2 मतलब होता है 0.5 और परसेंटेज है तो ये 1/2% बिकम्स 0.005। ये आपका CRR है बेसिकली। और अगर मेन फार्मूले में रखते हैं इसको अच्छा इनिशियल डिपॉजिट में ना आप 1 रुपी कर सकते हैं मल्टीप्लायर निकालने के लिए, तो 1/0.005 अगर आप करेंगे तो इट विल गिव यू 200। अच्छा 200 मतलब कि आप अभी देखिए कि कितना पैसा क्रिएट होगा। आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर आ गया 200। अब आपको क्या करना है, इस 200 को मल्टीप्लाई करना है इनिशियल डिपॉजिट से, 2 के 10 है, तो कितना पैसा जनरेट हुआ 2000। इसमें मिलियन लगा लें जैसे भी आपको समझ में आए, और जैसे जैसे इकनॉमी में पैसा चाहिए होगा मिलियन ट्रिलियंस लग सकते हैं। तो 2000 जो अमाउंट है ये है टोटल। देखें टोटल एक अलग चीज़ है और क्रेडिट क्रिएशन ये बड़ा मसला होता है। दिस इज़ द टोटल अमाउंट अवेलेबल इन द इकनॉमी विच हैज़ 2 पोर्शंस। उसके 2 पोर्शंस होंगे। पहला पोर्शन उसका है 10 जो कि आपने इनिशियल डिपॉजिट किया था, और जो बाकी है वो है क्रेडिट क्रिएशन, दैट इज 1990। तो यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है एन इंस्टेंट क्रेडिट क्रिएशन ऑफ 2000। तो देखें क्रेडिट क्रिएशन तो 2000 नहीं हुआ, तो स्टूडेंट क्या करेगा 2000 आंसर देगा और टिक लगा दिया। देखें टोटल अमाउंट पूछा जाए तो आप बताएं कि भाई 2000, लेकिन अगर क्रेडिट क्रिएशन पूछ रहा हूँ तो आपको इनिशियल डिपॉजिट को हटाना होगा उसमें से, तभी जाके आपका आंसर आएगा। जैसे कि यहाँ पर ए ऑप्शन क्यों नहीं है, बिकॉज एन इंस्टेंट क्रेडिट क्रिएशन 2000, क्रेडिट क्रिएशन तो 2000 नहीं हुआ। फिर बी में लिखा हुआ है एन अल्टीमेट क्रेडिट क्रिएशन ऑफ 1990, दैट कुड बी द आंसर। सी में एन इंस्टेंट कैश क्रिएशन ऑफ 500, ये पॉसिबल नहीं क्योंकि अच्छा ये 500 का गेम क्या है, स्टूडेंट समझेगा हाफ का मतलब 0.5, जबकि इसका आंसर है 0.005। तो अगर आप 0.005 को कन्वर्ट सही नहीं करेंगे तो आपका आंसर इसी में से कोई एक आ जाएगा 500, और आप इसको टिक लगा के आ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इतनी छोटी परसेंटेज दी है। इससे अंदाजा लगाइए कि इकनॉमी को कितने पैसे की ज़रूरत है कि आपका CRR इतना कम रखा गया है। अब बताइए सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व के तौर पे सिर्फ 10 वापस आ जाएंगे घूम फिर के, और जो है सारा का सारा जो क्रेडिट है उधार जो है वो कितना क्रेडिट होगा 1990 इन द मार्केट। अच्छा जी, थर्ड क्वेश्चन के बाद हम फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में अगेन इट्स अ क्रेडिट क्रिएशन क्वेश्चन। चलिए ये आपका और माइंड क्लियर हो जाएगा इससे। इसमें लिखा हुआ रिक्वायर्ड रिजर्व एसेट रेशियो यानी कैश रिजर्व रेशियो है 12.5%। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं CRR निकालूं तो 1 अपॉन इनिशियल डिपॉजिट अपॉन 0.125
0.125 आएगा। अच्छा, इसको कन्वर्ट करूं अगर तो ये मुझे देगा 8 टाइम्स, 8 टाइम्स। ये आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर आ गया, 1 से डिवाइड किया इसको हमने, ये 1 से डिवाइड किया तो 8 टाइम्स मल्टीप्लायर आया। अच्छा, 8 टाइम्स के बाद जब मैंने इसको, हाँ, कैश डिपॉजिट 10,000 का कैश डिपॉजिट हुआ है, तो जब 8 को मल्टीप्लाई किया 10,000 से, यू विल गेट 80,000। अब ये 80,000 क्रेडिट क्रिएशन है? नहीं सर, ये टोटल अमाउंट इन द इकोनॉमी है। अब उसमें से जब हम 10, ये कितना था, 10,000 निकाल देंगे तो 70,000 क्या कहलाएगा, क्रेडिट क्रिएशन। अब एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, इसमें लिखा हुआ है द टोटल बैंक डिपॉजिट विल अल्टीमेटली राइज। देखें, इसने कह दिया टोटल बैंक डिपॉजिट, देयर इज नो वर्ड अवेलेबल एज क्रेडिट क्रिएशन, ऐसा नहीं पूछा उसने, टोटल अमाउंट, देन यू हैव टू राइट 80,000, but if the examiner said credit creation, you have to write 70,000। इस बात समझ में आई? अच्छा री, एक बात ये हो गई। देन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन सा काम नहीं करता? देखिए, अब आपको सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक के सारे फंक्शंस प्लीज़ याद करके जाने, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये मिक्स करेगा पेपर में, कमर्शियल बैंक के काम, सेंट्रल बैंक के काम। जैसे कि अगर आपसे कोई कहे सेंट्रल बैंक का काम है लोन देना, तो आप कहेंगे सॉरी सर, ये तो काम है रेगुलेटरी बॉडी है। लैंडिंग एंड एडवांसिंग का काम तो कमर्शियल बैंक को दिया हुआ उसने। फिर नोट इशूइंग अथॉरिटी सेंट्रल बैंक की, ये बात सही है। और CRR रेशो डिसाइड करने वाली बॉडी सेंट्रल बैंक है। और सिक्योरिटी सेल करने वाली बॉडी सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट के कहने पे सिक्योरिटी सेल करने वाली बॉडी। तो कुछ काम किसके हैं? सेंट्रल बैंक के, कुछ काम है कमर्शियल बैंक के, जैसे कि लॉकर इशू करना कमर्शियल बैंक, लैंडिंग फॉरवर्डिंग एडवांसेस सेंट्रल बैंक, सही है, बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटिंग सेंट्रल बैंक, ये सारे काम उसके हैं, सॉरी कमर्शियल बैंक के, सारे काम जो गिनवाए मैंने, सॉरी कमर्शियल बैंक के थे। मतलब लैंडिंग एंड बोरिंग, फिर इसके अलावा लॉकर की जो है कोशिश करना, ये सारे काम जो है वो कमर्शियल बैंक के। तो यहाँ लिखा हुआ है द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। तो लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट ये फंक्शन है। लेंडर का मतलब होता है कि अगर किसी गवर्नमेंट को या किसी कमर्शियल बैंक को कोई इशू आए तो वो किससे बात करे जाके पैसे के लिए? सेंट्रल बैंक से। तो ये बैंक तो उसका है फंक्शन। दूसरा, फिस्कल पॉलिसी नहीं, लेकिन सेंट्रल बैंक का काम फिस्कल पॉलिसी बनाना नहीं होता। तो यही इसका आंसर था, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट बनाती है, जो कि हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था कि फिस्कल पॉलिसी मतलब बनता है टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स की मैनिपुलेशन से। मॉनेटरी पॉलिसी मेन काम है इसका। क्रेडिट क्रिएशन का ऑर्डर देना भी किसका काम है? सेंट्रल बैंक का। ऑर्डर देता है, क्रेडिट क्रिएशन करता नहीं है। क्रेडिट क्रिएशन तो कमर्शियल बैंक से ही करवाता है, लेकिन उसके बारे में सारे ऑर्डर्स तो सेंट्रल बैंक से इशू होते हैं। अच्छा जी, नंबर 5 हो गया। नंबर 6 यू हैव द क्रेडिट मल्टीप्लायर इज द प्रोसेस। ये अच्छा, क्रेडिट मल्टीप्लायर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिखा हुआ है द रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ द बैंक डिपॉजिट एंड इट्स कैश होल्डिंग इन द गवर्नमेंट। ये आंसर है इसका, रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ बैंक डिपॉजिट, कितना बैंक में डिपॉजिट है, कितना कैश होल्ड करना है गवर्नमेंट को अपने पास। और बैंक डिपॉजिट से मतलब यह है लोगों के पास, ये कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा है। फिर क्या है, कैश लीकेज आउट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, नहीं, ये नहीं होता। गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, ये काम गवर्नमेंट का है नहीं। और एन इंजेक्शन ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज नेशनल इनकम, नहीं, ये भी नहीं है। इसका आंसर था ऑड वन आउट के हिसाब से ए, बिकॉज क्रेडिट क्रिएशन में यही होता है, जो पैसा, कुछ पैसा लोगों के पास रहता है एज अ लोन क्रेडिट, बाकी पैसा रिजर्व के तौर पे सेंट्रल बैंक या कमर्शियल बैंक होल्ड कर लेता है। अच्छा जी, नंबर 7 आपके पास है विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट द क्वान्टिटेटिव कंट्रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देखें, मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना, दो तरह से अपने इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करती है, एक क्वालिटेटिव है, एक क्वांटिटेटिव है, सही है। दोनों का मतलब समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ हो सकता है इसके अंदर, बिकॉज ये बहुत कम जो है ना डिस्कस होता है। क्वांटिटेटिव का मतलब है कि हम एक ख़ास क्वांटिटी अलाउ करेंगे क्रेडिट क्रिएट करने की, मार्केट में पैसा आने की, और उसके लिए हमारे पास स्ट्रैटेजीज़ होती हैं बहुत सारी। तो हम उसमें क्या करेंगे, हो सकता है CRR को से कंट्रोल करें, हो सकता है सिक्योरिटीज़ से, ओपन मार्केट सिक्योरिटीज़ से कंट्रोल करें, हो सकता है डायरेक्ट ऑर्डर दें, क्रेडिट रेस्टरिंग एक तरीका होता है। ये सब की सब क्वांटिटेटिव के तरीके हैं, सही है। क्वांटिटेटिव के 4 तरीके हैं, उसमें से एक मैं आपको बता दूं, एक तो है बैंक रेट सेट करना,
एक है CRR, ओपन मार्केट रेट सेट करना, तीसरे नंबर पे क्रेडिट रेशनिंग हो सकता है, और डायरेक्ट ऑर्डर बाय दी सेंट्रल बैंक हो सकता है। अब ध्यान देखते हैं कौन सी चीज़ ऑड वन है। देखें जो ऑड वन होगी ना, हो सकता है वो क्वालिटेटिव हो। क्वालिटेटिव में मोरल परसुएशन है, क्वालिटेटिव में मार्जिनल चेंज इन द रिजर्व रेशो है, और इसके अलावा अगर गवर्नमेंट की बात आप नहीं सेंट्रल बैंक नहीं सुनता है, कमर्शियल बैंक इसकी बात नहीं सुनता, तो उसके ऊपर पेनल्टी चार्जेस हैं, इस तरह की चीज़ें, और या फिर प्रूडेंशियल कंट्रोल्स हैं। तो यहाँ पर ये सब थे क्वालिटेटिव की बातें। तो यहाँ लिखा हुआ है बैंक रेट, जो कि मैंने अभी आपको बताया क्वांटिटेटिव का पार्ट है। फिर चेंज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट और प्रूडेंशियल कंट्रोल, और साथ साथ क्रेडिट रैशनिंग। तो चेंज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट, ये जो है ना प्रूडेंशियल कंट्रोल भी इसी के पास आ गया। बैंक रेट तो वहाँ चले गया आपका, क्रेडिट रेशनिंग हो गया। तो चेंज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट, प्रूडेंशियल कंट्रोल इज़ द ऑप्शन, और यही ऑप्शन था आपका कि ये क्वांटिटेटिव के अंदर नहीं होता, ये क्वालिटेटिव के अंदर होता है। सही है, प्रूडेंशियल कंट्रोल्स। अच्छा जी, फिर है विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ आर लिमिटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिमिटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, इज़ आर है, देखें एक सवाल ये भी अच्छा है, इज़ आर वाला। अब इसमें स्टूडेंट को बहुत अलर्ट रहना होता है कि एक सही है या दो या तीन भी हो सकते हैं। तो यू हैव टू टेक ऑल। अगर आपको लगता है कि चारों सही है तो चारों पे लगाना पड़ेगा आपको टिक। इसमें लिखा हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी की लिमिटेशन, मतलब जहाँ मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो जाती है, मतलब लग ही नहीं सकती, पॉसिबिलिटी नहीं। तो पहली बार लिखी हुई हाई लिक्विडिटी इन फाइनेंशियल मार्केट। एक बात बताइए, लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी का मतलब है पैसा अपने पास रखना, ज़रूरत के लिए पैसा अपने पास रखना। और स्पेकुलेशन का मतलब क्या है? पैसा लगा देना, जैसे हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था। स्पेकुलेशन कैनीसिन कहते हैं कि पैसा एक जो है ट्रांजेक्शन के लिए होता है, एक स्पेकुलेशन के लिए होता है, एक होता है जो है वो प्रिकॉशनरी होता है। तीन तरह से होता है पैसा। तो अगर आपकी लिक्विडिटी बढ़ गई तो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो जाएगी। उसकी रीज़न क्या होती है कि लोग अपना पैसा अपने पास रखेंगे, लोग अपना पैसा आपको मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से देने को पसंद नहीं करेंगे। तो ये तो एक लिमिटेशन है, चले मान लिया। आगे नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, मॉनेटरी पॉलिसी का टैक्स से ताल्लुक ही नहीं है, तो ये तो आपका इम्पैक्ट नहीं आएगा इसमें। सही है। तीसरा लिखा हुआ है टाइम लैग। टाइम लैग इज़ अ रीज़न, मतलब टाइम गैप मॉनेटरी पॉलिसी को सही और ख़राब कर सकता है। क्राउडिंग आउट इज़ अ सिचुएशन इन फिस्कल पॉलिसी, बिकॉज जब गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को कम करके स्पेंडिंग्स को बढ़ाती है तो सारा का सारा काम कौन करने बैठ जाता है? गवर्नमेंट, बड़ी तरीके से। ऐसी सूरत में प्राइवेट सेक्टर को काम करने का मौका कम मिलता है, तो वो मुल्क को छोड़ के जाना शुरू कर देती है। द सिचुएशन इज़ कॉल्ड क्राउडिंग आउट। अच्छा, मुल्क में सारा काम गवर्नमेंट उठा लेगी तो फिर सारा का सारा काम प्राइवेट सेक्टर के हाथ से निकल जाएगा, और गवर्नमेंट काम करने पे आ जाए तो उससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती, बिकॉज गवर्नमेंट का एक मोटिव होता है कॉल्ड वेलफेयर पे काम करती है। लेकिन अगर प्राइवेट की बात करूँगा तो वो कहेंगे प्रॉफिट। अब ये बहुत बड़ी टसल आ गई दोनों में। सही है। तो क्राउडिंग आउट का मतलब होता है अगर अच्छी फिस्कल पॉलिसी बनाई जाए, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बनाई जाए, तो बहुत जल्दी प्राइवेट सेक्टर मुल्क से भागना शुरू हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट सारे काम स्पेंडिंग्स के तौर पे करने शुरू हो जाती है। तो कह सकते हैं बी और डी तो फिस्कल के पॉइंट्स हैं। तो नाउ यू हैव ए एंड सी विच आर द पॉइंट्स ऑफ लिमिटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के ये कॉन्स्टेंट्स हैं, यू कैन से। अच्छा जी, फिर इसमें लिखा हुआ है इफ़ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, स्टेट ऑफ पाकिस्तान सही है। विशेष अ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, सही है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी समझ में आई बात? टाइट का मतलब यहाँ कॉन्ट्रैक्शनरी है, समझ में आया? कॉन्ट्रैक्शनरी की बात कर रहे हैं। तो वो क्या करे? अगर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रख दे तो आपके जहन में कुछ आ रहा है? इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट हर सूरत में ज़्यादा और मनी सप्लाई कम। ये फॉर्मूला किसका हो गया? आपका टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का। ये होता है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा जी, इसमें रिड्यूस द मिनिमम रिजर्व रेशो। देखें, अगर रिजर्व रेशो कम कर दिया तो क्रेडिट क्रिएशन शुरू हो जाएगी, और रिजर्व रेशो कम रखने के बाद इंटरेस्ट रेट भी कम रखना होता है। ये मसला है, क्योंकि रिजर्व अब कोई पैसे कैसे लेगा ये बताएं। अगर मैंने क्रेडिट क्रिएशन करना है और ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन करना है तो इंटरेस्ट रेट हैज़ टू बी लो, ताकि लोगों की बोरिंग पावर बढ़े, बिजनेसमैन की बोरिंग पावर बढ़े।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिडक्शन इन मिनिमम रिजर्व रेशो, रिजर्व रेशो कम करेंगे तो उल्टा तो क्रेडिट क्रिएशन शुरू हो जाएगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। लोअर द इंटरेस्ट रेट, अगेन देख लें आप, टसल कर रहा है, लोअर द इंटरेस्ट रेट से क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो क्रेडिट क्रिएशन या बोरिंग पावर बढ़ जाएगी, और ये तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में तो करना ही नहीं होता, इसमें तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना होता है, देखिए फॉर्मूले के हिसाब से लिखा हुआ है। तो ये दोनों तो हो गए ऑड वन आउट। देखिए इसका मेन फॉर्मूला याद हो ना आपको कि होता क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी टाइट हो, कॉन्ट्रैक्शनरी हो, तो उसमें होता क्या है। अब बताए जीडीपी श्रिंक हो जाती है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट होती है खतरनाक किस्म की। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाएंगे तो ये तो आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़्यादा आप इन्फ्लेशनरी पर पहुँचे हुए हैं तो फिर तो मॉनेटरी पॉलिसी लगानी भी चाहिए। मतलब देखिए अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है, ये आपका जो है ये आपका एग्रीगेट सप्लाई है और यहाँ गई भी है एग्रीगेट डिमांड, तो कह सकता हूँ ये तो फुल एम्प्लॉयमेंट से भी ऊपर निकल गई। ऐसी सूरत में क्या करना होगा, अब आपको रोकना है इसको, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, आप से बाहर हो रही है तो इन्फ्लेशन आएगी इससे। तो अब लोगों को रोकने के लिए, इकनॉमी को थोड़ा सा बैक लाने के लिए, यू हैव टू राइट टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। फिर सही है, क्या होगा, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और फिर अगर हो सके तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी भी लगा दें, ठीक है, थोड़ी बर्बादी सी आएगी लेकिन यहाँ आने के चांसेस हैं, मतलब बैक। तो कभी बहुत आगे जाके बैक आना हो तो फिर तो समझ में आता है, लेकिन पाकिस्तान अल्लाह माफ़ करे अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ है और आप लगा रहे हो कॉन्ट्रैक्शन, तो बर्बादी में चले जाएगा बिल्कुल। अच्छा जी, तो दो ऑप्शन तो गए, ऑड वन आउट, बचा सी और डी। तो अगर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रखनी है तो इसके अंदर आवाम को पैसा नहीं देना, इसके अंदर पैसा अपने पास होना चाहिए। इस सेंस में गवर्नमेंट क्या करेगी, बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ऑन द ओपन मार्केट। देखा आपने, इसका आंसर सी है, गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज़ को बाय करने के लिए कहेगी। इसका क्या मतलब हुआ, कागज़ आपके पास, पैसा हमारे पास, सही है, और सेल का मतलब पैसा आपके पास, कागज़ हमारे पास। तो इसका आंसर आपके पास है सी, सी इज़ द आंसर, क्योंकि हम चाहेंगे पैसा खींच लें। पैसा खींचने के लिए बैंक सेलिंग द सिक्योरिटीज़ का ऑर्डर दिया जाएगा सेंट्रल बैंक को, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को बॉन्ड करेगा कि आप सिक्योरिटीज़ खरीदें, सिक्योरिटीज़ खरीदते पैसा सेंट्रल बैंक के पास और कागज़ कमर्शियल बैंक के पास, और कमर्शियल बैंक के पास जब पैसा कम होगा, कागज़ पड़ा हुआ होगा सिर्फ, तो वो आगे कैसे करेगा फॉरवर्ड, इसका इंटरेस्ट रेट भी क्या रखना पड़ेगा, फिर आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। अच्छा जी, ट्रू फॉल क्वेश्चन भी आते हैं, एग्जामिनर ने कहा ट्रू फॉल क्वेश्चन, इज़हार करके बहुत सारे ऑप्शंस वाले क्वेश्चन, बॉक्स वाले क्वेश्चन। मतलब बॉक्स वाले क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, ये जो आपने क्वेश्चन देखा इसमें, ये देखिए ये बॉक्स वाले क्वेश्चन कहलाते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं होता, आपको खुद लिखना होता है, यू हैव टू राइट। तो एक तरह के ये क्वेश्चन आते हैं, एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन एग्जामिनर के, कुछ कभी कभी मैच द कॉलम्स भी आ जाता है। अच्छा जी, नंबर 10 में लिखा हुआ है इफ़ रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो इंक्रीजेज। अब बताइए यहाँ तक पढ़ने से क्या समझ में आ रहा है, रिजर्व रेशो बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट क्रेडिट क्रिएशन नहीं चाहती, क्रेडिट क्रिएशन नहीं होगा। तो आगे लिखा हुआ है देन इट इंक्रीज द क्रेडिट मल्टीप्लायर, ये तो इन्वर्स है, याद है आपको, अगर आप CRR बढ़ाओगे, CRR बढ़ाते ही मल्टीप्लायर वीक हो जाएगा, मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, तो ये तो इन्वर्स रिलेशन है। अगर आप CRR नीचे लाएंगे, CRR रेशो कम रखेंगे तो रिजर्व कम जमा होंगे सेंट्रल बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास, और पैसा मार्केट में ज़्यादा जाएगा, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा, मतलब इन्वर्स है। तो अगर ये कह रहा है कि इफ़ रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो इंक्रीज देन इट्स इंक्रीज द मल्टीप्लायर, ये तो हो गया फॉल्स, ये स्टेटमेंट ही गलत हो गई। अच्छा जी, लास्ट है MCQ इसमें, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखें कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी सुनते ही क्या जहन में आ रहा है कि हमारे पास इंटरेस्ट रेट बढ़ गया होगा और GDP के पीछे आने के चांसेस हैं, बैक आने के चांसेस हैं एग्रीगेट डिमांड के। तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी विल लीड्स टूवर्ड्स इन्फ्लेशन इन एन इकनॉमी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी देखो इन्फ्लेशन नहीं लाती, इन्फ्लेशन को ख़त्म करती है, ये बात जहन में बनाए। इन्फ्लेशन लाती नहीं है, इन्फ्लेशन को तो ख़त्म करती है। अगर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन है उसको थोड़ा सा अच्छा करना है इकनॉमी को, तो फिर आप एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगाते हैं। एक्सपेंशनरी से क्या फ़ायदा होता है, इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से लोगों के पास बोरिंग पावर बढ़ती है, परचेजिंग बढ़ती है, ज़्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं, इकनॉमी थोड़ी स्टेबल होती है, ऊपर की तरफ जाती है, राइटवर्ड शिफ्ट करती है, इसलिए इन्फ्लेशन आ जाती है, डिफ्लेशन चली जाती है। कॉन्ट्रैक्शनिंग लगाएंगे, इन्फ्लेशन चली जाएगी, डिफ्लेशन की तरफ मूव करेंगे। तो लीड्स टूवर्ड्स इन्फ्लेशन, जुमला गलत हो गया, द ऑप्शन इज फॉल्स। अच्छा जी, तो होपफुली कि कुछ MCQs की प्रैक्टिस लॉजिकली करने से
आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और जो मेन एरियाज़ के एमसीक्यू जो पेपर में ज़्यादा एग्जामिन होने के चांसेस हैं, जो कि हर चैप्टर का एक क्रक्स होता है, उसके जो मेन एरियाज़ होते हैं उनको अगर ज़्यादा डिस्कस करते हुए चलें, बाकी को हम रीडिंग करें अच्छी तरीके से थॉरली, लेकिन कुछ मेन एरियाज़ को हम ज़्यादा फोकस करें तो आपका पेपर के पासिंग रेशो बहुत अच्छे हो जाते हैं। फिर पेपर एमसीक्यूज़ बेस है तो इसमें अच्छा ये होता है कि आप थोड़ा सा जो है वो ऑड वन आउट ट्रिक भी खेलें। कुछ क्वेश्चन आते हैं इसमें लिखा होता है नॉट ढूंढना होता है कि विच इज़ नॉट द ऑप्शन, तो देखिए इसका ट्रिक होती है विच इज़ नॉट द ऑप्शन के लिए अंदर से आप नॉट को हटा के फिर से रीड करें तो आपको 3 सही ऑप्शन नज़र आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली गलत वाला सामने आ जाएगा। अच्छा, विच इज़ करेक्ट के अंदर विच इज़ नॉट करेंगे तो 3 नॉट निकलेंगे उसमें से, ऑप्शन ए, सी और बी में भी पॉसिबल, और एक उसमें से खुद ब खुद ही सामने आ जाएगा। देखिए किसी 4 में से एक को ढूंढना मुश्किल है, 3 को ढूंढना आसान है। तो कभी ऐसा बेशक क्वेश्चन आ जाए पेपर में विच इज़ नॉट द फंक्शन, विच इज़ द फंक्शन, तो इसको पहले रेसिप्रोकल करें और उसके बाद उसको फिर से पढ़ें, आपके पास आंसर खुद ब खुद ही सामने आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा अच्छा पढ़ के गए हुए होंगे। सही, जज़ाकल्लाह फ्रॉम माय साइड। और ये मेरे जो है वो पार्ट का, मेरे पोर्शन का जो है लास्ट चैप्टर था। होपफुली गुड होप फॉर द पेपर्स और इंशाल्लाह यू विल पास विद द ब्राइट कलर्स और वी विल वेट फॉर योर गुड रिजल्ट्स। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।